नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा एवं हिंदी मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके आगामी सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप सीटेट के अलावा यूपीएसआई या पुलिस की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ से आपके लिए जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन का सही उदाहरण है। ऑप्शन ए दिन रात, ऑप्शन बी कल आज, ऑप्शन सी सूर सूर और ऑप्शन डी घर मकान। तो अर्थ परिवर्तन का सही उदाहरण, तो साथियों अर्थ परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अर्थ परिवर्तन मतलब उच्चारण बदलने से अर्थ बदल गया, उसे ही क्या कहते हैं? अर्थ परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे दिन और रात, यानी दिन को दिन रात, यानी इससे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, कल आज, ठीक है, घर और मकान। लेकिन यहाँ पे जो साथियों ऑप्शन नंबर सी है, सूर और सूर, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे उच्चारण ही क्या हो रहा है? बदल रहे हैं। सूर पहले का यानी कि योद्धा होता है, और बाद वाले सूर का मतलब क्या होता है? आपका जो अंधे लोग होते हैं, यानी कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नवनीत शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए नव, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी नवनी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो नवनीत शब्द में उपसर्ग है, यानी उपसर्ग साथियों किस शब्द को कहते हैं, यानी किन्हें कहते हैं? यानी उपसर्ग वे होते हैं, यानी अक्षर ये या वो शब्द जिन्हें किसी भी शब्द के पहले या अक्षर के पहले लगा देने से उसका मूल रूप क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, और उसमें अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे नवनीत शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो जो इसका नीत है वो मूल शब्द है, और इसके पहले नव लगा दिया गया, तो यानी नवनीत हो गया है। तो यानी नव जो है ये क्या है? एक उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 3, पलायन शब्द का सही भावार्थ है, यानी पलायन का आपको सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए निवास, ऑप्शन बी पलटना, ऑप्शन सी विस्थापन और ऑप्शन डी आवागमन। तो पलायन शब्द का सही भावार्थ है, यानी कि पलायन का मतलब होता है मतलब किसी स्थान से चले जाना, यानी विस्थापित होना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द है, आपको बताना है, उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए निर्भय, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी निरपराध और ऑप्शन डी निष्कलंक। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द है साथियों, उसे कहते हैं अजात शत्रु। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। अगले प्रश्न पर आने से पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ साथियों, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशंस में हेल्पफुल हो सके। साथियों, यहाँ से आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे जो आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो आपके अच्छे स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, मातृभाषा का भाषा अधिगम में सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन ए शब्द भंडार बढ़ाना, ऑप्शन बी भावनात्मक सुरक्षा देना और ऑप्शन सी परीक्षा में सहायता और ऑप्शन डी व्याकरण सिखाना। तो मातृभाषा का भाषा अधिगम में सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो वो लाभ है आपका, यानी कि बच्चे, यानी कि भावनात्मक सुरक्षा बच्चे को देना, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्यों मातृभाषा में सिखाना चाहिए बच्चों? क्योंकि वो आपसे भावनात्मक रूप से लगाव रखते हैं अपनी भाषा से और जल्दी सीखते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद लेखन से मुख्य रूप से किस कौशल का विकास होता है? ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी लिखना और ऑप्शन डी पढ़ना। तो अनुच्छेद लेखन से मुख्य रूप से किस कौशल का विकास होता है? साथियों अनुच्छेद, ज़्यादातर साथी अनुच्छेद से उतना परिचित नहीं होते हैं, जो जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उन्हें पता होता है, लेकिन जो ज़्यादातर हम लोग पैराग्राफ को भी हिंदी में, मतलब हिंदी में अगर लिखा होता है तो उसको पैराग्राफ ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अनुच्छेद होता है। तो अनुच्छेद लेखन से मुख्य रूप से किस कौशल का विकास होता है? तो जाहिर सी बात है, हमें लिखने का जो कौशल है उसमें विकास होता है। तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज है, आपको बताना जो तेज है शब्द है वो क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण और ऑप्शन डी क्रिया। तो वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज जो है वो क्या है? विशेषता बता रहा है, यानी ये क्या है? दौड़ने की विशेषता बता रहा है, यानी दौड़ कैसे रहा? वो तेज। तो यानी यहाँ पे ये सी क्या है? यानी ऑप्शन सी विशेषण होगा, तेज। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 8, बालक से गेंद गिर गई, यह वाक्य है। ऑप्शन ए कृत्यवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य और ऑप्शन डी विधिवाच्य। तो यहाँ बालक से गेंद गिर गई है, तो यहाँ पे जो बालक है वो मेन आपका क्या है? करता नहीं है, यानी यहाँ पे ये क्या है? ये जो है गिरना, ये किस पे फोकस कर रही है? यानी गेंद पे ज़्यादा बल दे रही है, यानी ये कर्मवाच्य, यानी क्या है?
कर्मवाच्य है, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रूपिम शब्द किससे बना है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए रूप धन इम, ऑप्शन बी रूप प्लस या, ऑप्शन सी रूप प्लस माँ, और ऑप्शन डी रूप प्लस ई। तो रूपिम शब्द किससे बना है साथियों? तो यानी इसमें जो इम प्रत्यय जुड़ के बना, यानी रूप में इम प्रत्यय जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया, रूपिम हो गया। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10, वह पढ़ता रहा, इसमें क्रिया का प्रकार है, यानी कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, और ऑप्शन सी सहायक, और ऑप्शन डी पूर्ण। तो यानी वह पढ़ता रहा है साथियों, इसमें क्रिया का प्रकार। तो देखिए साथियों, ज़्यादातर जो अगर आपसे पूछता तो पढ़ना क्या होती है, एक सकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ता रहा है, यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है कि क्या पढ़ता रहा है। तो क्योंकि जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो वह पढ़ता रहा है, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, कर्म का बारे में स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी कौन से क्रिया का प्रकार है, तो अकर्मक क्रिया का प्रकार है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11, बालक ने पुस्तक पढ़ी, इसमें पुस्तक है, पुस्तक आपको बताना है क्या है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी क्रिया, और ऑप्शन डी विशेषण। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी, इसमें पुस्तक है, यानी पुस्तक क्या है साथियों, यानी पुस्तक आपकी क्या है, कर्म है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि पढ़ना, देखिए मैंने क्या कहा था अभी, पढ़ना जो है वो क्या आती है, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से आपको कर्म दे रखा है, यानी क्या पढ़ रहा है, यानी पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। यानी जब क्या शब्द जुड़ जाए क्रिया में पूछने के लिए, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे वो सकर्मक है। और क्या ना स्पष्ट रूप से पता चल पाए, तो यानी कि वो अकर्मक है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें पता है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये पुस्तक क्या है, कर्म है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे पढ़ना के बारे में यानी पढ़ी पूछता है, यानी कौन सी क्रिया, तो आप बताते कि ये सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12, भाषा शिक्षण में संवाद का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन ए परीक्षा तैयारी, ऑप्शन बी आत्म अभिव्यक्ति, और ऑप्शन सी लेखन अभ्यास, और ऑप्शन डी वर्तनी सुधार। तो भाषा शिक्षण में संवाद का सबसे बड़ा लाभ है, यानी कि यहाँ पे संवाद कम्युनिकेशंस के बारे में बात की जा रही। तो इससे क्या बढ़ता है, यानी इससे क्या सबसे बड़ा लाभ होता है, तो आत्म अभिव्यक्ति, यानी अपने आप को रिप्रेजेंट करने का लाभ होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो क्लास में अपना स्कोर भी बताइएगा, साझा करिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी भी तक सब्सक्राइब नहीं किया इतने प्रश्न देखने के बाद भी, तो साथियों अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको अच्छे वीडियो के ही नोटिफिकेशंस मिलेंगे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ऑल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे साथियों समय समय पर। तो प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं, शब्दार्थ विकास के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है। ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी संदर्भ आधारित प्रयोग, और ऑप्शन सी शब्दकोश, और ऑप्शन डी अनुवाद। तो शब्दार्थ विकास के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है, तो सबसे प्रभावी माध्यम क्या है साथियों, संदर्भ आधारित प्रयोग। कैसे, यानी कि जो अगर आपको शब्दार्थ का विकास करना है, तो यानी कि उसका स्पष्ट संदर्भ पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, संदर्भ आधारित प्रयोग। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 14, वह रोते हुए चला गया, इसमें रोते हुए है, यानी रोते हुए क्या है, तो आपको ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, और ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी संज्ञा। तो वह रोते हुए चला गया, इसमें रोते हुए क्या है, तो रोते हुए साथियों आपका क्या है, यानी क्रिया विशेषण, यानी ये जो आपका क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्रिया की स्थिति बता रहा है, तो यानी क्या ये क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्या है, क्रिया विशेषण। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 15, बाल साहित्य की मूल विशेषता है, यानी बाल साहित्य की मूल विशेषता क्या है। ऑप्शन ए कठिन शब्द, ऑप्शन बी सरल व रोचक भाषा, और ऑप्शन सी गंभीर विषय, और ऑप्शन डी दर्शन। तो बाल साहित्य में जाहिर सी बात है साथियों, यानी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, और रोचक भाषा होनी चाहिए, जिस जो आकर्षक हो, उनको आकर्षित करे। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16, शिक्षार्थी की गलतियां दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं। आपका ऑप्शन ए असफलता, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया, और ऑप्शन सी कमजोरी, और ऑप्शन डी अज्ञान। तो शिक्षार्थी की गतिविधियां दर्शाती हैं, यानी शिक्षार्थी अगर गलती कर रहा है, तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, यानी बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है, क्योंकि अगर वो सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेगा तो यानी गलती ही नहीं करेगा। तो अगर गलती कर रहा है यानी वो सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर
17 वह जो दूसरों का भला करे कहलाता है। ऑप्शन ए परोपकारी, ऑप्शन बी स्वार्थी, ऑप्शन सी निरपेक्ष और ऑप्शन डी उदासीन। तो जाहिर सी बात है साथियों, जो दूसरों का भला करता है उसे क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18। शब्द भेद का सही युग्म है। यहाँ पे आपका यानी कि जो इसमें शब्द किसके सामने किस सही मिलान किया गया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए राम विशेषण, तो राम विशेषण तो नहीं है। ऑप्शन बी सुंदर विशेषण, बिल्कुल सुंदर विशेषण है। और सी वह क्रिया नहीं, वह क्रिया नहीं है, ये एक सर्वनाम है। और ऑप्शन डी चलना, चलना संज्ञा नहीं है, ये क्या है? क्रिया है। तो राम क्या है? कर्ता है। और सुंदर विशेषण है बिल्कुल, और वह क्या है? सर्वनाम है। और चलना क्या है? क्रिया। तो यहाँ पे केवल सही मिलान क्या है आपका? सुंदर विशेषण, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल विकसित होता है, यानी जो श्रवण कौशल है, यानी जो सुनने का कौशल है, वो कैसे विकसित होता है? ऑप्शन ए बोलने से, ऑप्शन बी सुनने से, और ऑप्शन सी पढ़ने से, और ऑप्शन डी लिखने से। तो साथियों कैसे होता है? तो इस भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल विकसित होता है। तो जाहिर सी बात है श्रवण यानी मतलब सुनना, तो जाहिर सी बात है सुनने से ही श्रवण कौशल विकसित होता है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। वह जा चुका है, इसमें काल है। तो आपका ऑप्शन है ए वर्तमान, ऑप्शन बी भूत, ऑप्शन सी भविष्य और ऑप्शन डी अनिश्चित। तो वह जा चुका है, इसमें काल है। तो साथियों इसमें से कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जा चुका है तो हम कंफ्यूज हो जाएं। तो आप ये बिल्कुल इसमें मत जाइएगा कि इसमें है लगा है तो हम इसमें गलती कर दें कि हम इसे वर्तमान टिक कर दें। नहीं साथियों, क्योंकि यहाँ पे आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में कर दें, यानी वर्तमान यानी पूर्ण वर्तमान में कर दें, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा साथियों। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये है लिखा है, लेकिन ये अब हुआ काम कब है? यानी भूतकाल में हुआ है। तो यानी वह जा चुका है यानी कंप्लीट हो चुका है, यानी हो चुका है ये। तो यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भूतकाल। कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा साथियों। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 21। उपसर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी अयोग्य और ऑप्शन डी कमल। तो उपसर्ग का उदाहरण है। उपसर्ग मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन बताई थी साथियों। उपसर्ग क्या होते हैं? यानी ऐसे अक्षर या ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी शब्द अक्षर के पहले करने से उसका मूल रूप परिवर्तन हो जाता है और अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे जो लड़का है ये क्या है? एक मूल शब्द है, ठीक है। उसके बाद सुंदर भी एक मूल शब्द है, कमल भी एक मूल शब्द है, लेकिन जो अयोग्य है यानी इसमें क्या है? आ उपसर्ग जुड़ा है, यानी योग्य मूल शब्द है और उसमें आ जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया? अयोग्य। तो ऑप्शन सी ये क्या है? एक उपसर्ग का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22। समास का सही उदाहरण है। ऑप्शन ए नीलकमल, ऑप्शन बी बहुत अच्छा, ऑप्शन सी घर जाना, ऑप्शन डी पढ़ाई करना। तो समास का सही उदाहरण है साथियों। तो समास इसमें कौन सा है? तो यानी नीलकमल एक समास का उदाहरण है। और अगर आपसे पूछ भी ले कि नीलकमल में कौन सा समास है, तो यह साथियों आपका कर्मधारय समास होता है। कौन सा है समास? है कर्मधारय। अगर आपको कर्मधारय की परिभाषा पूछ ले तो यानी कि कर्मधारय समास वे होते हैं जिसमें से जो प्रथम पद होता है वो द्वितीय पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। यानी यहाँ पे यानी कमल की विशेषता यानी नील बता रहा है, यानी कमल कैसा है? यानी नीला कमल है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 23। बाल केंद्रित कक्षा का मुख्य गुण है। ऑप्शन ए शिक्षक का बोलना, ऑप्शन बी बच्चे की सक्रिय भागीदारी और ऑप्शन सी रटना और ऑप्शन डी नोट्स। तो बाल केंद्रित कक्षा का मुख्य गुण क्या है साथियों? यानी जाहिर सी बात बाल केंद्रित है तो यानी बच्चे की क्या होनी चाहिए? पूर्ण तरह से सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 24। मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास कराया जाता है। आपका ऑप्शन ए निबंध से, ऑप्शन बी संवाद से, ऑप्शन सी व्याकरण से और ऑप्शन डी प्रश्न पत्र से। तो मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास कराया जाता है। तो यानी मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास कैसे कराया जाता है साथियों? तो यानी कि आपका संवाद से, यानी कि डिबेट कराकर या इस तरह से वार्तालाप कराकर कराया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका संवाद से। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 25। शुद्ध उच्चारण विकसित होता है। आपका ऑप्शन ए लेखन से, ऑप्शन बी श्रवण से, ऑप्शन सी चित्र से, ऑप्शन डी अनुवाद से। तो शुद्ध उच्चारण विकसित होता है साथियों। तो शुद्ध उच्चारण किससे विकसित होता है? तो अगर आप क्या करेंगे? उच्चारण का प्रयोग यानी कैसे कर रहे हैं? जो जब करेंगे तो शुद्ध उच्चारण यानी कि आप अगर जब सुनेंगे तो सुन के ही तो उसको सीख पाएंगे ना कि वो कैसे बोला जा रहा है। तो यानी शुद्ध उच्चारण विकसित होगा आपके सुनने से, श्रवण से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 26। वह बहुत बुद्धिमान है, इसमें बहुत है। आपका ऑप्शन ए संज्ञा,
ऑप्शन बी क्रिया और ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी विशेषण। तो वह बहुत बुद्धिमान है, इसमें बहुत जो है यानी बहुत क्या है यानी बुद्धिमान की भी क्या कर रहा है ये एक्सट्रीम बता रहा है, यानी क्रिया की क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 27। बालक खेल रहा है, इसमें काल है यानी कौन सा काल है? आपका ऑप्शन है भूत, ऑप्शन बी भविष्य, ऑप्शन सी वर्तमान और ऑप्शन डी पूर्ण। तो बालक खेल रहा है यानी ये वर्तमान में कार्य हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28। भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है, ऑप्शन ए अंक प्राप्त करना, ऑप्शन बी प्रभावी संप्रेषण, ऑप्शन सी रटना और ऑप्शन डी परीक्षा पास। तो भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है साथियों? तो अंतिम उद्देश्य भाषा शिक्षण का क्या होना चाहिए? तो यानी कि बच्चा अपनी जो संप्रेषण शक्ति है उसको प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाए, यानी प्रभावी संप्रेषण। तो भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है प्रभावी संप्रेषण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 पर आते हैं। अलंकार का संबंध है, आपको बताना है ऑप्शन ए शब्द से, ऑप्शन बी सौंदर्य से, ऑप्शन सी व्याकरण से और ऑप्शन डी अनुवाद से। तो अलंकार का संबंध किससे, यानी अलंकार का प्रयोग से क्या हो जाता है, यानी काव्य में क्या आ जाती है? सौंदर्यता आ जाती है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य से। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपका स्कोर कितना रहा वीडियो क्लास में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे से वीडियो प्रिपेयर करता हूं, तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, कि हाँ ज़्यादातर लोगों को पसंद आ रहा है, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जो साथी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। आपने देख लिए होंगे कि जो व्याकरण के क्वेश्चन हैं वो आप पुलिस एसआई या कांस्टेबल किसी भी भर्ती की जिसमें हिंदी व्याकरण आती हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और आपका सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपकी पेडागोजी भी इसमें है। तो आपको साथियों कंप्लीट पैकेज है, और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो चैनल में साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियो देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आपके लिए सॉल्व कराए गए हैं, आप वहाँ से वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 30। पढ़कर समझना कौन सा कौशल है? ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी लेखन और ऑप्शन डी चिंतन। तो पढ़कर समझना कौन सा कौशल है? तो जाहिर सी बात है साथियों, ठीक है, यहाँ पे पढ़कर समझना कौशल है, तो इन ऑप्शंस में आपको देखना है। तो श्रवण तो नहीं होगा, वाचन नहीं होगा, लेखन, और यहाँ पे डी क्या है? चिंतन। तो यानी कि क्या पढ़कर समझना यानी चिंतन करके ही उसको समझना। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास साथियों। अपना स्कोर जरूर बताएं और अपना विचार जरूर बताएं कैसा लगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच साथियों।